आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर 3। आज हम लोग देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोगों का टॉपिक है यायावर साम्राज्य। यायावर साम्राज्य जो है घुमंतु प्रवृत्ति के जाति जिसे घुमक्कर कहते हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। यायावर साम्राज्य कैसी है, उनकी व्यवस्थाएं कैसी है, वो कहाँ रहते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं। यायावर साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत हो सकती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि यायावर लोग मूलतः घुमक्कर होते हैं। यह यानी भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। पशुचारण, भोजन की तलाश, उन्हें ही घुमक्कर कहते हैं, जैसे आदिवासी वगैरह आजकल के टाइम में आप लोग देखते होंगे। यह भी कहा जा सकता है कि ये सापेक्षिक तौर पर एक अभिवैदिक आर्थिक जीवन और प्रारंभिक राजनीतिक संगठन के साथ परिवारों के ग्रुपों में इकट्ठा होते थे। दूसरी ओर साम्राज्य शब्द भौतिक अब स्थितियों को दर्शाता है। साम्राज्य में जटिल सामाजिक और आर्थिक ढांचे में स्थिरता प्रदान की और एक परिष्कृत प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा एक व्यापक भूभागीय प्रदेश में सुचारू रूप से शासन प्रदान किया। लेकिन कई बार समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं बहुत संकीर्ण व गैर ऐतिहासिक हो जाती है, क्योंकि वे किसी बंधे बंधाए सांचे में उन्हें ढालते हैं। ये परिभाषा तब त्रुटिपूर्ण सिद्ध होती है जब हम यायावर समूहों द्वारा निर्मित उनके कुछ साम्राज्य संबंधी संगठनों का अध्ययन करते हैं। अध्याय 4 में हमने इस्लामी इलाकों में राज निर्माण का अध्ययन किया, जो अरब प्रायद्वीप की बद्दू जो होते हैं, बद्दू यायावर बद्दू जो होते हैं, बद्दू वगैरह देखिएगा, जो जम्मू कश्मीर वगैरह इन सब में, अफ़गानिस्तान जो अभी प्रेजेंट में मिलता है, इन सब को देखेंगे। ये परंपरा पर आधारित था। इस अध्याय में एक भिन्न वर्ग पर यायावरों का अध्ययन किया गया है। मध्य एशिया के मंगोल जो थे, चंगेज़ खान वगैरह, इनके स्थापना किए थे मंगोल, जिन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी में पारम्हाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना चंगेज़ खान के नेतृत्व में की थी। उसका साम्राज्य यूरोप और एशिया, यूरोप जो अफ्रीका के ऊपर, एशिया के सामने जो होता है। यूरोप की बात करें कौन कौन देश आता है, कुछ देश जैसे फ्रांस आता है, इटली आता है, पोलैंड आता है, यूक्रेन आता है, आपको ये सब यूनाइटेड किंगडम वगैरह आता है। उसके बाद एशिया में तो जानवे करते हैं आप लोग, चीन आता है, भारत इंडिया भी आ जाती है, पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान होता है, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब जितने भी हैं ना, मंगोलिया, सभी आते हैं किसमें, तो एशिया महाद्वीप के एक विस्तृत था। कृषि पर आधारित चीन की साम्राज्य निर्मित व्यवस्था की तुलना में शायद मंगोलिया के यायावर लोग दिनहीन जटिल जीवन से दूर तथा सामान्य जीवन और आर्थिक परिवेश में जीवन बिता रहे थे। यानी उन लोगों को अच्छे जीवन छोड़ के वे आर्थिक और जहाँ संकट ज़्यादा था उन जीवन में व्यतीत करते थे, जंगलों में, पहाड़ों में, जहाँ तहाँ वो लोग अपने घुमक्कर की तरह रहते थे। लेकिन मध्य एशिया के ये यायावर एक ऐसे अलग थलग द्वीप के निवासी नहीं थे जिन पर ऐतिहासिक परिवर्तनों का प्रभाव न पड़े। इन समाजों में विशाल विश्व के अनेक देशों के संपर्क रखा और उनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा। उनसे बहुत कुछ सीखा, जिनमें वे एक महत्वपूर्ण अंग और गेम थे। इस अध्याय में हमें ज्ञात होगा कि मंगोलों ने चंगेज़ खान के नेतृत्व में किस प्रकार अपनी पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। मंगोलों के सामने यह चुनौती थी कि वे केवल अपने स्टेपी परंपराओं के जरिए हाल ही में विजित क्षेत्रों का शासन नहीं चला सके। इस वजह से था कि इस नए क्षेत्र में उन्हें तरह तरह के लोग, अर्थव्यवस्थाओं और धर्मों का सामना करना पड़ा। अपना यायावर साम्राज्य बनाने के लिए उन्हें नए कदम उठाने पड़े और समझौते भी करने पड़े। इस साम्राज्य का यूरेशिया के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसने मंगोलों के समाज के चरित्र और स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए बदल डाला। स्टेपी निवासियों ने आमतौर पर अपना कोई साहित्य नहीं रचा, इसलिए हमारे इन यायावरी समाजों का ज्ञान मुख्यतः इतिवृत्तों, यात्रा वृत्तांतों, उनके यात्रा की वृत्तांत और नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज से प्राप्त होता है। इन लेखकों की यायावर के जीवन संबंधी सूचनाएं अज्ञात और पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है। मंगोलों की साम्राज्यिक सफलताओं में अनेक विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया। उनमें से कुछ ने अपने अनुभवों के यात्रा वृत्तांत लिखे, अन्य मंगोल अधिपतियों के प्राश्रय में रहे। इन व्यक्तियों के पृष्ठभूमि अलग अलग थी। वे बौद्ध, कन्फ्यूशियसवादी, ईसाई, तुर्क और मुसलमान थे। यद्यपि इन लोगों को मंगोल रीति रिवाजों का ज्ञान नहीं था, इन्हें
इनमें से अनेक ने इनके विषय के सहानुभूतिपरक वितरण की और यहाँ तक कि उनकी प्रशस्तियाँ भी लिखी। ऐसे विवरणों से यूरेशिया के शहरों में उपजे इन निंदापूर्ण लेखकों को चुनौती दी, जिनमें मंगोलों के स्टेपी लुटेरा बताकर हाशिए पर डाल दिया जाता था। इस यानी हाशिए पे उसको डाल दिया जाता था, फांसी वगैरह जो होते थे उन सब से उनका दंड जो होता हो। मंगोलों की तस्वीर पहले से कहीं ज़्यादा जटिल हो गई। अब मंगोलों का इतिहास हमें ऐसे रोचक तथ्य उपलब्ध कराता है जिससे कि सामान्यतः अभ्रमणशील समाजों द्वारा जिस ढंग से यायावर समुदाय कम्युनिटी को आदिम बर्बर क्या होता है, अंग्रेजी में बारबेरियन कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं बर्बर। यह शब्द यूनानी भाषा के बरोस शब्द से उत्पन्न हुआ, जिसका तात्पर्य गैर यूनानी लोगों की है जिनकी भाषा यूनानियों को बेतरतीब कोलाहल बर्बर के समान लगती है। यूनानी ग्रंथों में बर्बरों को बच्चों की तरह दिखाया गया है जो सुचारू रूप से बोलने या सोचने में असमर्थ, डरपोक, स्वयं विलासप्रिय, निष्ठुर, आलसी, लालची और स्वशासन चलाने में असमर्थ थे। यह रूढ़िगत घिसी पिटी धारणाएं रोमवासियों के पास गई। रोमवासियों ने बर्बर शब्द का प्रयोग जर्मन जनजाति जो होते थे, गोल याद रखिएगा, और हून, ये सब थे जर्मन जनजाति जैसे लोगों के लिए किया। चीनियों ने स्टेपी प्रदेश के बर्बरों के लिए दूसरे शब्द का प्रयोग किया, पर उनमें से किसी भी शब्द के सकारात्मक अर्थ नहीं थे। तो ये था हम लोगों का बर्बर के बारे में। तो आप लोग देख लिए होंगे बर्बर के बारे में, देख सकते हैं रूप में पेश किया गया। इन पर प्रश्न लग जाता। संभवतः मंगोलों पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य 18वीं और 19वीं शताब्दी के रूसी विद्वान ने उस काल में किया जब जार शासक मध्य एशियाई क्षेत्रों में अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर रहे थे। ये कार्य औपनिवेशिक वातावरण में हुए जो प्रायः हमें सर्वेक्षण टिप्पणियों के रूप में मिलते हैं। इन्हें यात्रियों, सैनिकों, व्यापारियों और पुराविदों ने तैयार किया था। प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में सोवियत गणराज्य के विस्तार के उपरांत नवीन मार्क्सवादी इतिहास लेखक ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रचलित उत्पादन प्रणाली सामाजिक संबंधी की प्रकृति की निर्धारित करती है। उसने चंगेज़ खान और उभरते हुए मंगोल साम्राज्य को मानव विकास, मानव डेवलप के उन संक्रमण व्यवस्था के दायरे में रखा जिसमें जनजातीय जो होते थे जनजातीय उत्पादन प्रणाली के सामंती उत्पादन प्रणाली की ओर परिवर्तन हो रहा था। ये परिवर्तन सापेक्षिक रूप से एक वर्गहीन सामाजिक व्यवस्था में उस सामाजिक व्यवस्था की ओर हुआ जिसमें कृषक, भूस्वामी और लॉर्ड के बीच में एक विशाल अंतर पाया गया। इतिहास की ऐसी निर्धारित व्याख्या का अनुसरण करने पर भी मंगोल भाषाओं, उनके समाज और संस्कृति पर अति उत्तम शोध बोरिस याकोवालेविच व्लादिमीर स्टोव जैसे अन्य विद्वानों ने किया। दूसरे और विद्वान वेसेली व्लादिमीरोविच और बार्टोल्ड जो थे ने सोवियत विचारधारा का समर्थन नहीं किया। एक ऐसे समय जब स्टालिन के शासन काल में आंचलिक राष्ट्रवाद के कारण घबराहट व्याप्त हो गई थी, तब बार्टोल्ड के द्वारा चंगेज़ खान और उसके वंशजों के अधीन मंगोलों के जीवन और उनकी उपलब्धियों में सकारात्मक और सहानुभूतिपरक विवरणों में उनके अभिवेचकों के रोष का पात्र बना दिया। उन्होंने बार्टोल्ड की रचनाओं के प्रसार की कठोरतापूर्वक पाबंदी लगा दी और केवल 1960 के दशक में उदारवादी खुश्चेव युग के दौरान, ये सब खुश्चेव युग और उसके उपरांत उनकी रचनाओं को 9 खंडों में प्रकाशित किया। ये हम लोग पढ़ रहे थे। यूरोप और एशिया का जो चीन वगैरह का था। द्वीपीय मंगोल साम्राज्य के विस्तार का मतलब यह था कि जो शोध के स्रोत विद्वानों को उपलब्ध है वे अनेक भाषाओं में रचे हैं। उनमें से सबसे निर्णायक स्रोत चीनी, मंगोली, फारसी और अरबी भाषा में उपलब्ध है, पर महत्वपूर्ण सामग्रियाँ हमें इटालवी, लाटिनी, फ्रांसीसी और रूसी भाषा में मिलती है। अक्सर एक मूल ग्रंथ भिन्न आशय के साथ 2 अलग अलग भाषाओं में प्रस्तुत किए गए हैं। उदाहरण के लिए चंगेज़ खान जो मंगोल के संस्थापक थे के विषय में सबसे प्राचीन विवरण मंगोल उन न्यूटोबियन मंगोलों के गोपनीय इतिहास जो मंगोल और चीनी भाषा में मिलते हैं एक दूसरे के अलग। इसी तरह मार्को पोलो द्वारा मंगोल राजदरबार का यात्रा वृत्तांत जो कि इटावली और लातिनी भाषा में उपलब्ध है, ये दूसरे से मेल नहीं खाते थे। चूँकि मंगोलों ने अपने बारे में स्वयं बहुत कम साहित्य रचा और विदेशी सांस्कृतिक वातावरण में रहने वाले विद्वानों ने उनके बारे में ज़्यादातर लिखा, अतः इतिहासकारों को उन विदेशी मूल रचनाओं में जिन वाक्यांशों का प्रयोग हुआ उनका मंगोल भाषा के करीबी अर्थ निकालने के लिए
गमीमांसक जो थे भूमिका अदा करनी पड़ी। इगोर डे रेखेविल्टस जो थे और गरेहार्ड डोर्फर, जिन्होंने ऐसी मंगोल की तुर्की और शब्दावलियों पर काम किया जो फारसी में शामिल है, जैसे विद्वानों की रचनाएं मध्य एशिया के यायावर घुमंतू घुमक्कर जो थे इतिहास को पढ़ने की कठिनाई को उजागर करती है। और हम इस अध्याय में आगे चलकर देखेंगे कि चंगेज़ खान मंगोलों के विश्वव्यापी साम्राज्य के बारे में उनके अविश्वसनीय उपलब्धि के बावजूद उद्यमी विद्वान अनुसंधानकर्ताओं को भी अभी तक कुछ छानबीन करना बाकी है। तो देखते हैं भूमिका क्या थी 13वीं मंगोल साम्राज्य की। 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में यूरो एशियाई महाद्वीप के महान साम्राज्यों में मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में एक नई राजनीतिक शक्ति के अभ्युदय के एक बड़े खतरे का अनुभव किया। चंगेज़ खान, जिसकी मृत्यु 1227 में मंगोलों का संगठित किया, पर चंगेज़ खान की राजनीति दूरदर्शिता देख सकते हैं। दूरदर्शिता मध्य एशिया में स्टेपी प्रदेश मंगोल जातियों का एक महासंघ मात्र बनाने में कई अधिक दूरगामी थी। इसे ईश्वर से विश्व प्रशासन करने का आदेश प्राप्त था। किसको? तो चंगेज़ खान मंगोलों को। यद्यपि उनका अपना जीवन मंगोल जातियों पर कब्जा जमाने और साम्राज्य संलग्न जैसे उत्तरी चीन, तुरान, ट्रांसओक्सियाना जिसको कहते हैं, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, रूसी स्टेपी प्रदेशों के विरुद्ध युद्ध अभियानों के नेतृत्व और प्रत्यक्ष संचालन में बीता, तथापि उसके वंशजों ने इस क्षेत्रों से और आगे जाकर चंगेज़ खान के स्वप्न को सार्थक किया और दुनिया का सबसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। चंगेज़ खान के आदर्शों के मुताबिक उसके पोते जो थे चंगेज़ खान का मोनके, जो 1251 में जन्म हुआ और 1260 में मृत्यु शासनकाल था, ने फ्रांस के शासक लुई नौवें 1226 से 70 तक रहा। यह चेतावनी दी कि स्वर्ग में केवल एक शाश्वत आकाश है और पृथ्वी का केवल एक अधिपति। चंगेज़ खान स्वर्गपुत्र अब शाश्वत स्वर्ग की शक्ति से संपूर्ण विश्व सूर्य और उदय से लेकर अस्त होने तक आनंदित और शांति में रहेगा। तब यह स्पष्ट होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। यद्यपि आपने शाश्वत स्वर्ग की अज्ञाप्ति को समझ लिया है, फिर भी आप इस पर विश्वास न करते हुए ध्यान नहीं देना चाहते हैं और केवल यह कह देते हैं कि हमारा देश दूर है, हमारे पर्वत विराट है और हमारे समुद्र विशाल है। अगर इस विश्वास के साथ आप हमारे विरुद्ध सैन्य बल लेकर आगे आएंगे तो हम भी जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा उस शाश्वत स्वर्ग को भी पता है जिसने कठिनाई को आसान बनाया और सुदूर को निकट ला दिया। ये केवल जो है कोरी धमकियाँ ही नहीं थी। चंगेज़ खान के एक दूसरे पोते बातू ने अपने दूसरे पोते बातू जो थे 1236 से 1241 के अभियानों के में रूस की भूमिका को मॉस्को तक रोन डाला और पोलैंड हंगरी पर विजय प्राप्त कर वियना से बाहर प्रभाव डाल दिया। 13वीं शताब्दी तक यह लगने लगा था कि शाश्वत आकाश मंगलों को पक्ष में था। चीन के अधिकांश भाग, मध्य पूर्व एशिया, यूरोप के अंतर्गत जो देश आते थे, फ्रांस, रोमानिया, यूक्रेन, ये सब, बेलारूस, फिनलैंड, इन सब मानने लगे। चंगेज़ खान की आबादी दुनिया पर विजय ईश्वर का गुस्सा और यह क़यामत के दिन की शुरुआत हुई। देख सकते हैं। आइए कुछ छूटा हुआ जो हम लोग मैप के थ्रू देख सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये अरब सागर है। क्या है? तो ये अरब सागर जो यमन, ओमान, पाकिस्तान, ईरान, भारत, मालदीव, इन सब देशों से होकर देखते हैं गुजरती है। लाल सागर भी है। लाल सागर मिस्र, सूडान, ये सब देशों होकर गुजरती है। भूमध्य सागर की बात करें तो यह टोटल कितना 21 देशों के साथ सीमा साझा करती है। जैसे कि कुछ ले ले तो जैसे मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, ये सब हो गया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये मंगोल साम्राज्य ही चंगेज़ खान थे। चीन हो गया एशिया में, तिब्बत, ये सब देख सकते हैं आप लोग। मंगोलिया, रूसी, यूरोप, यहाँ यूरोप है। यूरोप के अंतर्गत फ्रांस, यूक्रेन, पोलैंड, बेलारूस, लाटविया, पोलैंड, जर्मनी, उसके बाद हंगरी, ये रोमानिया, ये सब आता है। इटली, सब याद रखिएगा। ठीक, देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। मध्य एशिया ये तो हो चुकी है। बुखारा पर कब्जा। परवर्ती 13वीं शताब्दी के ईरान के मंगोल शासकों के एक फारसी इतिवृत्तकार जुवेनी ने 1220 में बुखारा की विजय पर वृत्तांत दिया। बुखारा एक जगह था। जुवेनी के कथानुसार नगर की विजय के बाद चंगेज़ खान उत्सव मैदान में गया, जहां पर नगर के धनी व्यापारी इकट्ठा हुए। उसने उन्हें संबोधित कर कहा, अरे लोगों, चंगेज़ खान, तुम्हें यह ज्ञात होना
चाहिए कि तुम लोगों ने अनेक पाप किए हैं और तुम में से जो अधिक संपन्न लोग हैं उन्होंने सबसे अधिक पाप किए हैं। अगर तुम मुझसे पूछो कि इसका मेरे पास क्या प्रमाण है, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि मैं ईश्वर का दंड हूँ। यदि तुमने पाप न किए होते तो ईश्वर ने मुझे दंड हेतु तुम्हारे पास न भेजा होता। अब कोई व्यक्ति बुखारा पर अधिकार होने के बाद खुरासान भाग गया था। इससे नगर के भाग्य के बारे में पूछने पर उसने उत्तर दिया कि वे नगर या दीवारों को ध्वस्त कर दिया, जला दिया, लोगों को वध किया, लूटा और चल दिए, ये कहा गया। ठीक है, देख सकते हैं मंगोलों ने किस प्रकार अपने साम्राज्य का निर्माण किया। दूसरे विश्व विजेता सिकंदर को बोना बना दिया। दूसरे पूर्व औद्योगिक काल में जब टेक्नोलॉजी संचार व्यवस्था अपर्याप्त भी तब मंगोलों ने अपने विशाल साम्राज्य के शासन और उसे नियंत्रित करने के लिए किन कौशलों का प्रयोग किया। ऐसे एक व्यक्ति जिसे अपने नैतिक और शासन के दैवी अधिकारों के प्रति इतना आत्मविश्वास था कि चंगेज़ खान ने अपने अधिकार क्षेत्र में बसे हुए विविध सामाजिक और धार्मिक समुदायों के साथ किस तरह संबंध रखा होगा। उसकी राजसत्ता के विकास में इस विविधता का क्या हुआ। जो भी हो, मंगोलों तथा चंगेज़ खान की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को बेहतर ढंग से समझने के लिए ये उचित होगा कि हम अपनी चर्चा चंद साधारण प्रश्नों से शुरू करें, जैसा कि मंगोल कौन थे, वे कहाँ रहते थे, उनके संबंध उनके साथ और उनके समाज और राजनीतिक के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो देखते हैं मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी। मंगोल विविध जन समुदाय का एक निकाय था। ये लोग पूर्व में तातार, खितान और मंचू लोगों से, ये सब याद रखिएगा, मंगोलों का था, और पश्चिम में तुर्की कबीलों से भाषागत समानता होने के कारण परस्पर संबंध थे। कुछ मंगोल पशु पालक थे, यानी पशु पे ही निर्भर रहते थे। गाय बैल पशु के दूध से बेच के गुजारा करते थे, बैलों से कृषि करते थे, ये से थे। कुछ शिकारी संग्राहक थे, कुछ शिकार करके अपने भोजन पर निर्भर थे, शिकार करके जीवन यापन करते थे। पशु पालक घोड़े, भेड़ों और कुछ हद तक अन्य पशुओं जैसे बकरी और ऊँटों को भी पालते थे। उनका यायावरीकरण मध्य एशिया की चारण भूमि स्टेपीज जो कि आज के आधुनिक मंगोलिया राज्य का भूभाग है। इस क्षेत्र का परिदृश्य आज जैसा कि अत्यंत मनोरम था और क्षितिज अत्यंत विस्तृत और लहरिया मैदानों से घिरा था, जिसके पश्चिमी भाग में अल्ताई पहाड़ों की बर्फीली चोटियाँ थी। दक्षिण भाग में शुष्क गोबी का मरुस्थल, उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में अनोनी और सेलेंगा जैसी नदियाँ और बर्फीली पहाड़ियों से निकले सैकड़ों झरनों के पानी से सिंचित हो रहा था। पशुचारण के लिए यहाँ पर अनेक हरी घास मैदान और प्रचुर मात्रा में छोटे मोटे शिकार अनुकूल ऋतुओं में उपलब्ध हो जाते थे। शिकारी संग्राहक लोग पशुपालन कबीलों के आवास क्षेत्र में उत्तर में सारी बेरियाई वनों में रहते थे। देख सकते हैं आप लोग सभी ओनन नदी के मैदान में बाढ़ का क्षेत्र देख सकते हैं किस तरह से है आई हुई। आप लोग कमेंट करके बताएंगे ओनन नदी किस देश में है। ठीक है, ये देख सकते हैं थे। वे पशुपालक लोगों की तुलना में अधिक गरीब होते थे और ग्रीष्म काल में पकड़े गए जानवरों की खाल से व्यापार में अपना जीविकोपार्जन करते थे। इस पूरे क्षेत्र का अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत अंतर पाया जाता था। कठोर और लंबे शीत के मौसम के बाद अल्पकालीन और सूक्ष्म गर्मियों की अवधि आती थी। चारण क्षेत्र में साल की सीमित अवधियों में ही कृषि करना संभव था, परंतु मंगोलों ने अपने पश्चिम और तुर्कों के विपरीत कृषि कार्य को नहीं अपनाया। न ही पशुपालकों और न ही शिकारी संग्राहकों की अर्थव्यवस्था घने आबादी वाले क्षेत्रों का भरण पोषण करने में समर्थ थी। परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में कोई नगर नहीं उभर पाए। मंगोल तंबुओं और जड़ों में निवास करते थे। तंबू जो होते थे छोटे छोटे होते थे, जहाँ उन लोगों ने अंदर कपड़े से ढक के रखते थे तंबू बना के। जैसे देखिएगा ना आजकल जैसे कि आजकल आदिवासी सब तंबू बना के रहते थे। पशुधन के साथ शीतकालीन निवास स्थल से ग्रीष्मकालीन चारण भूमि की ओर चले जाते थे। नई जातीय और भाषाई संबंधों में मंगोल लोग को परस्पर जोड़ रखा था। उस उपलब्ध आर्थिक समाधानों में कमी होने के कारण उनका समाज और अनेक प्रतिपक्षीय वंशों की विभाजित था। धनी परिवार विशाल होते थे, उनके पास अधिक संख्या में पशु, यानी कि जिस घुमंकर के पास सबसे अधिक पशु होते थे उन्हें धनी परिवार, रिच मैन कहा जाता था, रिच फैमिली। और चारण भूमि होती थी, यानी कुछ भूमि चरने के लिए भूमि होती। चारण मतलब बड़े बड़े भूमि चराने के लिए, पशुपालन के लिए। उनके अनेक अनुयायी होते थे और स्थानीय राजनीति में उनका अधिक दबदबा होता था, यानी पावर में रहते थे। समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाएं जैसे भीषण शीत ऋतु के दौरान एकत्रित की गई शिकार सामग्रियां, अन्न भंडार में रखी गई सामग्रियां समाप्त हो जाने की स्थिति में अथवा
वर्षा न होने पर घास के मैदानों में सूख जाने पर उन्हें चरागाहों की खोज में भटकना पड़ता था। इस दौरान उनमें संघर्ष होता था। पशुधन को प्राप्त करने के लिए वे लूटपाट भी करते थे। प्रायः परिवारों के समूह आक्रमण करने और अपनी रक्षा करने हेतु अधिक शक्तिशाली और संपन्न कुलों से मित्रता कर लेते थे और परिसंघ बना लेते थे। कुछ अपवादों को छोड़कर ऐसे परिसंघ प्राय बहुत छोटे और अल्पकालिक होते थे। मंगोल और तुर्की कबीलों को मिलाकर चंगेज़ खान द्वारा बनाया गया परिसंघ 5वीं शताब्दी के अट्टिला का मृत्यु कब हुआ 453 ईस्वी द्वारा बनाए गए परिसंघ के बराबर था। अट्टिला के बनाए परिसंघ की विपरीत चंगेज़ खान की राजनीतिक व्यवस्था बहुत अधिक अस्थायी थी और अपने संस्थापक की मृत्यु के बाद भी कायम रही। यह व्यवस्था इतनी अस्थायी थी कि चीन, ईरान, पूर्वी यूरोपीय देशों की उन्नत शस्त्रों से लैस विशाल सेनाओं का मुकाबला करने में सक्षम थे। मंगोलों ने इन क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित करने के साथ ही साथ जटिल कृषि अर्थव्यवस्थाएं एवं नगरीय आवासों, स्थानबद्ध समाजों का बड़ी कुशलता से प्रशासन किया। मंगोलों के अपने सामाजिक अनुभव और रहने के तौर तरीके उनसे बिल्कुल ही अलग थे। यद्यपि यायावरी सामाजिक और राजनीतिक संगठन कृषि अर्थव्यवस्थाओं से बहुत भिन्न थे, पर ये दोनों समाज एक दूसरे की व्यवस्था से अभिज्ञ नहीं थे। वास्तव में स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों और मध्य एशिया के यायावरों को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए उनके पड़ोसी चीन के अस्थायी निवासियों के पास जाना पड़ता था। यह व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए लाभकारी प्रॉफिट थी। यायावर जो घुमंती थे कबीले के खेती से प्राप्त उत्पादकों और लोहे के उपकरणों को चीन से लाते थे खरीद के और घोड़े पर फर और स्टेपी के में पकड़े गए शिकार का विनिमय करते थे, आदान प्रदान करते थे और उन्हें वाणिज्यिक क्रियाकलापों में काफ़ी तनाव का सामना करना पड़ता था क्योंकि दोनों पक्ष अधिक लाभ प्राप्त करने की होड़ में बेधड़क सैनिक कार्रवाई भी कर बैठे थे। जब मंगोल कबीलों के लोग साथ मिलकर व्यापार करते थे तो वो अपने चीनी पड़ोसियों को व्यापार में बेहतर शर्तें रखने के लिए मजबूर कर देते थे। कभी कभी ये लोग व्यापारिक संबंधों को नकार कर केवल लूटपाट करने लगते थे। मंगोलों का जीवन अस्त व्यस्त होने पर ही इन संबंधों में बदलाव आता था। ऐसी कंडीशन में चीनी लोग अपने इफेक्ट का प्रयोग स्टेपी क्षेत्र में बड़े अविश्वास से करते थे। जो घास के मैदान होते थे स्टेपी, इन सीमावर्ती झड़पों से अस्थायी समाज कमज़ोर पड़ने लगे। उन्होंने कृषि को अव्यवस्थित कर दिया और नगरों को लूटा। दूसरी ओर यायावर लूटपाट का संघर्ष क्षेत्र दूर भाग जाते थे जिससे उन्हें बहुत ही कम लॉस होती थी। अपने संपूर्ण इतिहास में चीन को इन यायावरों घुमक्कड़ों से विभिन्न शासन कालों में बहुत अधिक क्षति पहुंची। यहाँ तक कि 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही अपनी प्रजा की रक्षा के लिए चीनी शासक ने किलेबंदी करना प्रारंभ किया, यानी अपने जो थे जहाँ उसको घेर देते थे किलेबंद करके। 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में इन किलेबंदियों का एकीकरण समान रक्षात्मक ढांचे के रूप में किया गया, जिससे आज चीन की महान दीवार जो है मिंग ग्रेट वॉल, जिसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है। उत्तरी चीन के कृषक समाजों पर यायावरों घुमक्कड़ों द्वारा लगातार हुए हमलों और उनसे पनपते अस्थिरता का भय यह एक प्रभावशाली चाक्षुष साक्ष्य है। देखते हैं कुछ छुटा हुआ है ऊपर, यहाँ देख सकते हैं नीचे मध्य एशियाई स्टेपी क्षेत्र और तुर्क और मंगोलों लोगों के कुछ महान परिसंघों की सूची दी गई है। इन सारे परिसंघों के एक क्षेत्र पर अधिकतर नहीं जमाया और उन्हीं क्षेत्र में समान थे और न ही उनका आंतरिक संगठन एक जैसा कठोर जटिल था। यद्यपि उनका घुमक्कड़ जन समुदाय के इतिहास पर विशेष प्रभाव पड़ा। चीन और समीपवर्ती क्षेत्र इनका प्रभाव भिन्न भिन्न था। सियुंग नू क्या था 2000 ईस्वी पूर्व में तुर्क के जुआन 400 ईस्वी में मंगोल में थे। टेलेटहून 400 ईस्वी में मंगोल में, टूचे 550 ईस्वी में तुर्क के थे। उइगर जो थे 740 में तुर्क के, खितान जो थे 940 ईस्वी में मंगोल के थे। तो इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं। ये देख सकते हैं यही है चीन का दीवार, ठीक है, जो मिंग ग्रेट वॉल कहते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जाने जाते हैं। देख सकते हैं ये बाउंड्रीकरण किया गया। चंगेज़ खान का जीवन वृत्त क्या था, ठीक है, उनको हम लोग देखेंगे। चंगेज़ खान का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग, कहाँ तो उत्तरी भाग में अनोन नदी के निकट हुआ था। उनका प्रारंभिक नाम तेमुजिन था, इम्पोर्टेंट है चंगेज़। उसके पिता का नाम येसुजेई था जो कियाट कबीले का मुखिया था और एक परिवार का समूह था जो बोर्जिगिड कुल से संबंधित थे। उसके पिता की अल्पायु में ही मृत्यु कर दी गई और उसकी माता
ओलुन ई के जो थे ने तेमुजिन और उसके सगे और सौतेले भाई का लालन पालन बड़ी कठिनाई से किया। 1170 का दशक विपर्यायों को भरा था। तेमुजिन का अपहरण कर उसे दास बना लिया और उसकी पत्नी बोटे का भी विवाह के उपरांत अपहरण कर लिया गया और अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उसे लड़ाई करनी पड़ी। विपत्ति के इन वर्षों में भी वह अनेक मित्र बनाने में कामयाब रहा। नवयुवक बोघुरोचु उसका प्रथम मित्र था और सदैव एक विश्वस्त साथी के रूप में उसके साथ उसका सगा भाई अंडा जमुका भी उसके एक और विश्वसनीय मित्र था। जो तेमुजिन ने केराइट लोगों के शासन व अपने पिता के वृद्ध सगे भाई टुगरील उर्फ ओंग खान, सगे भाई थे पिता के अंकल यानी, साथ पुराने रिश्तों की पुनर्स्थापना की। यद्यपि चमुका उसका पुराना मित्र था, बाद में वह उसका शत्रु बन गया। 1180 और 1190 के दशक में तेमुजिन ओंग खान का मित्र रहा और उसने इस मित्रता का इस्तेमाल जमुका जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी को परास्त करने के लिए किया। जमुका को पराजित करने के बाद तेमुजिन ने काफ़ी आत्मविश्वास आ गया और वह अब कबीलों के विरुद्ध युद्ध के लिए निकल पड़ा। इनमें से उसके पिता के हत्यारे शक्तिशाली ततार केराइट और खुद ओंग खान उनके विरुद्ध उसने 1203 में युद्ध छेड़ा। 1206 में शक्तिशाली जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद तेमुजिन स्टेपी क्षेत्र की घास के मैदान जो स्टेपी राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। उसकी इस प्रतिष्ठा को मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा, जिसको सभा को कुरिलताई कहते थे, में मान्यता मिली और उसे चंगेज खान, समुद्र खान या सार्वभौम शासक की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक ग्रेट खान घोषित किया गया। ठीक है। 1206 ईस्वी में कुरिलताई से मान्यता मिलने से पूर्व चंगेज खान ने मंगोलों को एक सशक्त अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में पुनर्गठित कर लिया था, जिससे उसके भविष्य में किए गए सैन्य अभियान की सफलता का एक प्रकार से तय हो गई। उसकी पहली मंशा चीन पर विजय प्राप्त करने की थी, जो उस समय 3 राज्यों में विभक्त थे। वे थे कि उत्तर पश्चिम प्रांतों के तिब्बती मूल से शिया लोग, चर्चेन लोगों के चीन राजवंश जो पेकिंग से उत्तरी चीन का क्षेत्र शासन चला रहे थे, सुंग राजवंश जिनके सुंग जो पुष्यमित्र सुंग वगैरह जो होते थे, आधिपत्य में दक्षिणी चीन था। 1209 में सी लोग परास्त हो गए। 1213 ईस्वी में चीन की महान दीवार इंपॉर्टेंट है का अतिक्रमण हो गया। 1215 में पेकिंग नगर को लूटा गया। चीन वंश के विरुद्ध 1234 तक लंबी लड़ाई चली, पर चंगेज खान ने अपने अभियानों की प्रगति से खूब संतुष्ट था और इसलिए उस क्षेत्र में सैनिक मामले अपने अधीनस्थों को देखरेख में छोड़कर 1216 ईस्वी में मंगोलिया स्थित अपनी मातृभूमि में लौट आया। ठीक है। 1218 में कराखिता की पराजय के बाद जो चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित तिएन शान की पहाड़ियों को कंट्रोल करती थी, मंगोलों का साम्राज्य अमू, दरिया, तुरान और ख्वारज़म राज्यों का विस्तृत हो गया। ख्वारज़म का सुल्तान मोहम्मद चंगेज खान के प्रचंड कोप का भाजक बना जब उसने मंगोल दूतों का वध कर दिया। 1219 ईस्वी और 1221 ईस्वी तक के अभियानों यानी कि 2 साल के बड़े नगरों और उत्तर बुखार, समरकंद, बल्ख, गुरगंड, मर, निसापुर और हेरात, ये सब जितने भी थे मंगोल सेनाओं के सम्मुख समर्पण कर दिया। जिन नगरों में प्रतिरोध किया उनका विध्वंस कर दिया गया। निसापुर ने अफगानिस्तान वगैरह का जो था घेरा डालने के दौरान जब एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई, तो चंगेज खान ने आदेश दिया कि नगर के इस तरह विध्वंस किया गया जाए कि संपूर्ण नगर में हल चलाया जा सके। अनेक प्रतिशोध राजकुमार की हत्या के लिए जो था उग्र थे के रूप में देने के लिए ऐसा संहार किया जाए कि नगर के समस्त बिल्ली और कुत्तों को भी जीवित न रहने दिया जाए। मंगोल सेनाएं सुल्तान मोहम्मद का पीछा करते हुए अजरबैजान तक चली आई और क्रीमिया में रूसी सेनाओं को हराने के साथ साथ उन्होंने कैस्पियन सागर को घेर लिया। सेना की दूसरी मंगोलों द्वारा किए गए विनाश का आकलन चंगेज खान के अभियानों के विषय में प्राप्त समस्त विवरण इस पर सहमत है कि जिन नगरों ने उनका प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया, उन पर अधिकार जमाने के बाद वहां रहने वाले बहुत से लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। इनकी संख्या बहुत चौंका देने वाली थी। 1220 ईस्वी में बीसापुर पर अधिपत्य करने में 17,47,000, जबकि 1222 में हिरात पर आधिपत्य करने में 16 लाख और 1258 में बगदाद पर आधिपत्य करते समय 8 लाख लोगों का वध किया गया। देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोगों की हत्याएं हुई। छोटे नगरों में सापेक्षिक रूप से कम नरसंहार हुआ।
नासा में लगभग 70,000, भ्याक जिले में 70,000 और कुहिस्तान प्रांत के तुन नगर में 12,000 लोगों को अपने जीवन के हाथ से धोना पड़ा। मध्यकालीन इतिवृत्तकारों ने मृतकों की संख्या का अनुमान कैसे लगाया? इल खानों के फारसी इतिवृत्तकार जुवेनी ने बताया कि मर्व में 13 लाख लोगों का वध किया गया। उसने इस संख्या का अनुमान इस प्रकार लगाया कि 13 दिन तक जो है 1 लाख शव प्रतिदिन गिने जाते थे। इस तरह से सम्मुख पृष्ठ पर यूरोपीय कलाकारों का बर्बरों का कल्पित चित्र देख सकते हैं। टुकरी ने सुल्तान के पुत्र जलालुद्दीन का अफगानिस्तान के सिंध प्रदेश तक पीछा किया। सिंधु नदी के तट पर चंगेज खान ने उत्तरी भारत और असम मार्ग में मंगोलिया वापस लौटने का विचार किया, परंतु असह्य गर्मी, उनके प्राकृतिक आवास की कठिनाइयों तथा उसके शमन निमित्तज्ञ द्वारा किए गए अशुभ संकटों के आभास ने उसे अपने विचारों को बदलने के लिए बाध्य किया। अपने जीवन का अधिकांश भाग युद्धों में व्यतीत करने के बाद 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो गई। उसकी सैनिक उपलब्धियां विस्मित कर देने वाली थी। यह बहुत हद तक स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली के बहुत से आयामों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तन और सुधार करके उसको प्रभावशाली रणनीति में बदले पाने का परिणाम था। मंगोलों और तुर्कों में घुड़सवारी के कौशल ने उसकी सेना को गति प्रदान की थी। घोड़े पर सवार होकर उनकी तीरंदाजी का कौशल अद्भुत था, जिसे उन्होंने अपने जीवन में जंगलों में पशुओं का आखेट करते समय प्राप्त किया। उनके इस घुड़सवारी, तीरंदाजी और अनुभव ने उनकी सैनिक गति को बहुत तेज कर दिया। स्टेपी प्रदेश के घुड़सवार सदैव फुर्तीले और बड़ी तेज गति से यात्रा करते थे। अब उन्हें अपने आसपास के भूभागों की मौसम की जानकारी हो गई, जिसने उन्हें अल्पनीय कार्य करने की क्षमता प्रदान की। उन्होंने घोर शीत ऋतु में युद्ध अभियान प्रारंभ किए तथा उनके नगरों और शिविरों में प्रवेश करने के लिए बर्फ से जमी हुई नदियों का राजमार्ग की तरह प्रयोग किया। यह वर्ष जो घुमक्कड़ लोग अपनी परंपराओं के अनुसार प्राचीरों के आरक्षित शिविरों में पेट बनाने की सक्षम नहीं थे। वे चंगेज खान ने घेराबंदी यंत्र, स्टैक इंजन और नेपथा बमबारी के महत्व को शीघ्र जाना। उसके इंजीनियरों ने उसके शत्रुओं के विरुद्ध अभियानों में इस्तेमाल के लिए हल्के चल उपकार का निर्माण किया, जिसे युद्ध में घातक प्रभाव होते थे। देख सकते लगभग 1167 में तेमुजिन का जन्म हुआ। 1160 से 70 के दशक में दासता और संघर्ष के वर्ष थे। 1180 और 90 के दशक में संधि संबंधों का काल था। 1203 से 27 तक विस्तार और विजय की हुई मंगोलों में 1206 में तेमुजिन को चंगेज खान यानी मंगोलों का सार्वभौम शासक घोषित किया। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। 1227 में चंगेज खान की मृत्यु। 1227 से 41 में चंगेज खान के पुत्र क्या कौन था? ओगोदेई का शासन रहा। 1227 से 60 के बीच 3 महान खानों का शासन और मंगोल एकता की स्थापना। 1236 से 42 के बीच बाटू के अधीन रूस, हंगरी, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया पर आक्रमण। बाटू चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र जोची का पुत्र था। जोची का इंपॉर्टेंट है। 1246 से 49 ओगोदेई के पुत्र का गुयुक का काल। 1251 से 60 मोके चंगेज खान के पुत्र और टुलू के पुत्र का काल। 1253 से 55 मोके के अधीन ईरान और चीन में पुनः आक्रमण। 1257 से 67 बाटू के पुत्र बरके का राज्यकाल। सुनहरा गिरोह का नेस्टोरियन ईसाई धर्म से इस्लाम धर्म और पुनः प्रवृत्त होना। 1350 के दशक में उनका इस्लाम में निश्चयात्मक रूप से धर्मांतरण हुआ। इस्लाम में इल खान के विरुद्ध गोल्डन होर्ड और मिस्र देश की मैत्री यानी मित्ररी का प्रारंभ, दोस्ती का प्रारंभ। ठीक है, देख सकते हैं ये ठीक है। 1258 में बगदाद का अधिकार और अब्बासी खिलाफत का अंत। मुक्के के छोटे भाई हुलेगु के अधीन ईरान में इल खानी राज्य की स्थापना। जोचिद और इल खान के मध्य संघर्ष का प्रारंभ। 1260 में पेकिंग में महान खान के रूप में कुबलई खान का राज्यारोहण। चंगेज खान के उत्तराधिकारियों में संघर्ष। मुगल राज अनेक स्वतंत्र भागों में अनेक वंशों में विभक्त हुई। टोलुई, चगटाई और जोची में मिल गए। ठीक है, इस तरह से टोलीद जो चीन का युआन वंश और ईरान का इल खानी राज था। चगटाई क्या था? उत्तरी तुरान के स्टेपिस यानी घास के क्षेत्र, मैदान के क्षेत्र और तुर्गिस्तान रूसी स्टेपी क्षेत्र में जो चिद वंश थे उन्हें पर्यवेक्षण गोल्डन होर्ड के नाम से वर्णन करते। 1295 से 1304 ईरान में इल खानी शासक गाजन खान का शासनकाल। उसके बौद्ध धर्म से इस्लाम और धर्मांतरण के बाद धीरे धीरे अन्य इल खानी सरदारों का भी धर्मांतरण होने लगा। 1368 में चीन में युआन राजवंश का एक तरह से अंत हो गया। 1370 से 1405 में तैमूर का शासन। बलराज तुर्क
होते हुए उसने चगताई वंश के आधार पर अपने को चंगेज़ खान का वंशज बताया। उसने स्टेपी साम्राज्य की स्थापना की। तोलू राज, चगताई और जोची राज्यों के कुछ हिस्सों चीन को छोड़कर सम्मिलित करते हुए उसने स्टेपी क्षेत्र में एक साम्राज्य का गठन किया। उसने अपने को कुरेगेन शाही दामाद की उपाधि से विभूषित किया और चंगेज़ खान के कुल की एक राजकुमारी से विवाह कर लिया। 1495 से 1530 में जहीरुद्दीन बाबर, जो तैमूर लंग के थे, चंगेज़ खान का वंशज था, फरगना के समरकंद के तैमूरी क्षेत्र का उत्तराधिकारी बना। वहाँ से खदेरा गया, काबुल पर अफगानिस्तान कब्जा किया और 1526 में उस टाइम मुगल बाबर का काल था। दिल्ली और आगरा पर अधिकार जमाया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। उसी टाइम 1500 ईस्वी में जोची के कनिष्ठ पुत्र शिबान का वंशज साहिबानी खान द्वारा तुरान पर आधिपत्य, तुरान में साहिबानी सत्ता को शिथिल किया गया। इस क्षेत्र में बाबर और तैमूर के वंशजों को खदेड़ दिया। 1759 में चीन के मंचुओं ने मंगोलिया पर विजय प्राप्त कर ली। 1921 की बात करते मंगोलिया का एक गणराज बना। इससे आगे हम लोग देखेंगे, देख सकते हैं चंगेज़ खान के उपरांत मंगोल। इसको हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। कृपया सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें, ताकि आगे हम लोग यहाँ से चंगेज़ खान के उपरांत मंगोल क्या था, उनको मृत्यु के पश्चात उनको आगे हम लोग देखेंगे। इस तरह से हम लोग इतना